हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी मस्त हैं, स्वस्थ हैं और पढ़ाई भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए कि हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी हो, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। बिल्कुल दोस्तों, 300 सवालों का महातांडव होने वाला है। आज हम लोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल जो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, आप लोगों का मॉडल पेपर, साइट का, इधर उधर का सभी क्वेश्चन एक वीडियो में, सारा मॉडल पेपर समाप्त। महाधाकड़ क्लास होने वाला है, मैराथन क्लास 1 घंटे का लगभग होने वाला है। उस अभी पता नहीं कितने मिनट का होगा, हम लोग देखेंगे सवाल क्या क्या आएगा। याद रखिए कि बाधाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ दो। बिल्कुल वही वाला बात है, जो भी बाधाएं हैं सबको कूच करके तुम मार के फेंको इधर उधर और पढ़ाई में लग जाओ। भैया 300 सवाल आप कर लिए, ठीक है। इसमें बता दूं कि इसमें आप लोग का मैक्सिमम फर्स्ट टर्म को कवर किया गया है, जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया, और कुछ इसमें सेकंड टर्म का भी ऑब्जेक्टिव को लाया गया। मतलब सेकंड टर्म में तो लोग सब्जेक्टिव आएगा, हालांकि उसमें से भी मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनाकर लाया हूं ताकि आप लोगों से भी थोड़ा बहुत हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और याद रखिए कि तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। तो चलिए, पूरा करने का वक्त आ चुका है। आज पढ़ लीजिए ताकि एग्जाम में अच्छा लिख सको और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सको। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को धाकड़ तरीके से। 300 सवालों का महातांडव होने वाला है। देखते हैं आज हम लोग इसमें 200 क्वेश्चंस देखेंगे और अगला वीडियो में 100 क्वेश्चंस आएगा। सभी को शेयर कर दीजिए। झारखंड बोर्ड के हर एक विद्यार्थी के पास ये वीडियो शेयर होना चाहिए, इतना शेयर होना चाहिए कि शेयर रुकने का नाम नहीं लेना चाहिए। सभी क्वेश्चंस आप लोगों का इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे फर्स्ट टर्म के एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करके और बेल आइकन का प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल आपने सभी के सामने स्क्रीन के सामने आ रहा है। दोस्तों बता दूं, इसमें सारा मॉडल पेपर एक वीडियो में कवर हो जाएगा। आप लोग पता है कि मॉडल पेपर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक क्लास में, वो भी 1 घंटे के आसपास में सारा कवर हो जाना। समझ रहे हो? आप कुछ भी अगर नहीं पढ़े हो, इसको देख कर जाओ, बहुत बढ़िया नंबर एग्जाम में आ जाएगा। देखिए पहला सवाल क्या आप लोगों के सामने। दोस्तों मॉडल पेपर में जो भी छिटपुट गलती हुआ था, इसमें उसको कवर कर लिया गया है, और इसको देखिए और आप लोग हर एक क्वेश्चन को देखिए, उसका आंसर को जरूर दिमाग में बैठा लीजिए। पहला सवाल है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? दोस्तों फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में, यानी कि एक का बिल्कुल घ नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ ज्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि वक्त कम है और पढ़ना ज्यादा है। सामाजिक उपबंध यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो दोस्तों इसके लेखक थे रूसो, यानी कि 2 का क बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर देखिए, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आप लोग बहुत बार बता चुके हैं, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? मेजी नहीं बोलिए या जी से पे मेथ से नहीं बोलिए, बात एक ही है। यानी कि 3 का ख बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? दोस्तों 4 नंबर सवाल जो देखिए, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन था। ये एक्चुअली में दोस्तों 1871 में हुआ था, 1871 में, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो आप लोग इसको मार सकते हो। 1870 इज द करेक्ट आंसर, इसको मार सकते हो, ठीक है। हो गया 5 नंबर सवाल देखिए, शुल्क संघ जलवेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई? 4 ऑप्शन है, प्रसा, फ्रांस, ऑस्ट्रिया की रूस। तो 5 का सही उत्तर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा प्रसा। प्रसा इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखिए क्या है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? दोस्तों काफी फेमस सवाल, एग्जाम में छपने का प्रबल संभावना है। 13 अप्रैल 1919 वो दिन याद कर लीजिए। 6 का क बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो दोस्तों हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना पता होगा आप लोगों को, महात्मा गांधी जी ने किया था, यानी कि 7 का जो ख है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, परम सत्य उत्तर। 8वां नंबर देखते हैं क्या बोला है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था? तो सभी को पता है दोस्तों, जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं, उन्होंने ये डायलॉग और या फिर नारा जो बोलिए दिए थे। तो 8 का ग नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर देखिए क्या बोला, ब्रिटिश सरकार ने केसर हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? दोस्तों हम लोग के प्यारे बापू जी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो घ नंबर में महात्मा गांधी जी। तो 9 का घ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 10 नंबर सवाल की तरफ। 10 नंबर देखते हैं हम लोग क्या है, 8 तो हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? दोस्तों सीमांत गांधी कहा जाता है अब्दुल गफ्फर खां को, यानी कि 10 का ग बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल, इसको भी अच्छे से याद करिएगा। 10 का ग हो जाएगा, यानी कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खां को। दोस्तों आप लोग सभी जितने सारे विद्यार्थी देख रहे हो, कमेंट में जरूर बोलना कि आज जो इसमें तो टोटल 300 सवाल है, 300 क्वेश्चन है, लेकिन आज हम बताएंगे अभी 200, फिर शाम को मैं 100 अपलोड कर दूंगा इसमें, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, इसमें से 200 में से आपका कितना आता है, कितना में आपको कितना सही हुआ, ये कमेंट करके जरूर बोलोगे। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है।
दो प्रकार के होते हैं, 3, 4, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही उत्तर नहीं होगा। क्या हो जाएगा इसका? 2। आपको बता चुके हैं 2 किस किस प्रकार का होता है, कमेंट सेक्शन में छाप दीजिएगा, बहुत बार बताएं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? भूमि निम्नीकरण का दोस्तों मुख्य कारण अधिक सिंचाई है, बहुत बार पढ़ाए हैं, बिल्कुल ये तो आप लोगों के दिमाग में छप गया होगा। अधिक सिंचाई से भूमि निम्नीकरण यानी भूमि का क्षति होता है। 13 नंबर सवाल देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? दोस्तों 1992, याद कर लीजिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन यानी कि 13 का क बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश की राजस्थान। दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार करवाया आप लोगों को। यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान में नहीं पाई, आप लोग याद रखिएगा, राजस्थान में सर बालू पाया जाता है, वहाँ काली मिट्टी कैसे मिलेगा, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? दोस्तों प्राणी जात और वनस्पति जात का सही कारण क्या नहीं है? तो आप लोग पता होना, कृषि प्रसार मतलब कृषि खेती वाणिज्य करने से आप लोगों को इसमें कोई ह्रास नहीं होता है, वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास नहीं होता है, यानी कि 15 का क बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 15 का क को मारिए धड़ाक से और बढ़ते हैं 16 नंबर। बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? महत्वपूर्ण सवाल है, अच्छे से देख लीजिए क्या है। बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई थी, यानी कि 16 का ख बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1973, 1973, ठीक है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है? तो 17 का जो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, संकटग्रस्त जातियां भी रखी गई है, दुर्लभ जातियों को भी रखा गया इसमें और लुप्त जातियों को भी रखा गया विभाजन के प्रक्रिया में, तो इनमें से सभी इसका सभी उत्तर हो जाएगा, यानी कि घ का मारिए 17 का घ। 18वां सवाल देखिएगा क्या बोल रहा है कि 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया था? चंद्रगुप्त, इल्तुतमिश, अशोक की, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही उत्तर दोस्तों याद कर लीजिए 18 का ख यानी कि इल्तुतमिश सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर मारिएगा इल्तुतमिश। 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है पक्ष में। क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप गलत समझ लिए तो गलत आंसर टिक कर दोगे। आप क्या बोल रहे हैं? परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। कौन नहीं है भाई साहब? तो यहाँ देख लो 19 नंबर सवाल साफ साफ लिखा हुआ है ग नंबर कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से गृह स्तर पर विस्थापित, यहाँ गृहत नहीं बृहत होगा, ठीक है, बृहत मतलब बड़ा स्थान पर विस्थापित होता है और आजीविका खत्म होती है। ये दोस्तों नेगेटिव कमेंट है, मतलब नेगेटिव ऑप्शन है, मतलब उसके सपोर्ट में नहीं बोला, ये तर्क नहीं है सही। पक्ष में दिया गया नहीं, ये विपक्ष में दिया गया तर्क है कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है? विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 20 नंबर क्या बोला कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? भाई साहब नर्मदा नदी पर। कितने बार मैंने आप लोगों को बता दिया, तो नर्मदा से सरदार सरोवर, नर्मदा याद कर लीजिएगा। 20 का ग बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आगे बढ़े 21 नंबर में, तो 21 नंबर क्या बोला है? सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोक की स्वास्थ्य स्थिति। भैया सभी कुछ जरूरी होना जरूरी है, तभी आप किसी देश की विकास को निर्धारित कर सकते हो। प्रति व्यक्ति आय भी देखना पड़ेगा, औसत साक्षरता दर भी देखना पड़ेगा, लोगों का स्वास्थ्य कैसा वो भी, यानी कि 21 का घ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और 22 नंबर में पढ़े दोस्तों क्या बोल रहा है कि मान लीजिए किसी देश में 4 परिवार है, इन परिवार के प्रति व्यक्ति आय 5000 है, तो 4 परिवार का अगर प्रत्येक का 5000 करीब 20000 हो जाएगा। और अगर 3 परिवारों की आय क्रम 4000, 5000, 4000 से 5700 और 1 मिनट 4000, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है, 4000 यहाँ पर इसको 4000, 7000 और 3000, तो चौथे परिवार का कितना है? तो बस जोड़िए 4 7 11, 11 3 14, 14000 इधर हो गया था 20000, 20000 में 14000 माइनस कीजिए, यानी कि 22 का आप लोग का सही उत्तर दिख रहेगा 6000, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 22 नंबर का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 23 नंबर सवाल की मानव विकास रिपोर्ट की देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो दोस्तों जो भी विकास की तुलना है वो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है, यानी कि 23 का जो ग नंबर 23 का घ नंबर, 1 मिनट, ये स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय सभी पर करती है, ठीक है। विकास रिपोर्ट किस आधार पर होता है कि स्वास्थ्य कैसा है, शिक्षा कैसा है, प्रति व्यक्ति आय कितना है, सभी यानी उपरोक्त सभी को यहाँ पर देखा जाता है। इसका घ नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर बोले तो 24 नंबर में 1 वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 2 वर्ष की आयु से पहले मर जाने की, हाँ सर नहीं, पहले मर जाने की होगा, ठीक है, पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसको बोलता है शिशु मृत्यु दर, यानी कि 24 का क नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर, वनोत्पाद का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? दोस्तों वनोत्पाद मतलब वनों में जो चीजें पाई जाती है उसको इकट्ठा करना, तो दोस्तों ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जो भी हम लोग जमीन से जुड़े काम करते हैं, पशुपालन, कृषि, खेती, जो बोलिए, ये सब प्राथमिक क्षेत्र
के अंतर्गत ही आते हैं। 26 नंबर क्या बोल रहा है कि ये क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है, क्या कहलाता है दोस्तों? जो सरकार द्वारा पंजीकृत होता है और सरकारी नियमों विनियमों का अनुपालन करता है वो संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी 26 का जो क नंबर है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई है। रमेश खेतों में काम करता है, खेलों में नहीं या खेतों में, ठीक है, खेतों में काम करता है। सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है और नरेश एक शिक्षक और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर। इनमें से किस क्षेत्र कार्य सेवा क्षेत्र के अंदर है दोस्तों? सेवा क्षेत्र क्या? जो टैक्सी ड्राइवर है राकेश टैक्सी ड्राइवर है और जो शिक्षक है नरेश एक शिक्षक है, तो ये दोनों सेवा क्षेत्र करता है, सेवा कर रहा है। तो नरेश और राकेश बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ग नंबर बिल्कुल सही उत्तर 27 का ग बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दोनों सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 28 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है। वो रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपनी पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी? दोस्तों मनरेगा में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी मिलती है? सभी को पता है दोस्तों, कितने दिनों की? जी हाँ बिल्कुल सही जवाब, ग नंबर हो जाएगा 100 दिनों की रोजगार की गारंटी मिलती है। और एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार के साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। करण की परिस्थिति को किस क्षेत्र में रखा जाएगा? तो दोस्तों देखिए, करण खेत में काम कर रहा है, बस उसका कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है, उसके कार्य का कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, वो काम करे या नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा जो बेरोजगारी होता है दोस्तों, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। तो 19 का नंबर जो ख नंबर है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला सवाल देखिए 30 नंबर, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र में अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? दोस्तों क्योंकि ये दोहरी गणना से बचने के लिए। मान लीजिए आप लोग एक चीज़ ध्यान से सुनिए, आप लोग जो बिस्किट खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, मान लीजिए वो बनता है तो क्या बिस्किट से पहले वो आटा बना, खेत में चार्जेस लगा, आटे के बाद आटे को पिसाया, पिसाए के बाद जो भी करना है साना, जो भी जिसमें खर्चा आई, ठीक है, सभी का जोड़ करके फाइनल वस्तु का जो बिस्किट का दाम है उसका जोड़ा जाता है। इसलिए प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद क्या हुआ? उसका बिस्किट बना, तो बिस्किट का दाम जोड़ा जाता है। अब मान लीजिए उसमें गेहूं का दाम जोड़ा था, गेहूं के बाद ही तो बिस्किट नहीं बन गया ना, गेहूं के बाद बहुत सारा और भी प्रोसेस हुआ, तो इसलिए हमेशा वो लास्ट फाइनल चीज को देखा जाता है और उसका दाम को जोड़ा जाता है, ठीक है, उसका ही गणना की जाती है। सत्ता की साझेदारी के संबंध निम्न में से कौन कथन असत्य है? तो 31 नंबर बिल्कुल असत्य कौन वाला है? यह अस्थिरता में आपसी फूट को बढ़ाती है, ये सपोर्ट में नहीं है, तो ये बिल्कुल मतलब असत्य है, तो ये ग नंबर सही आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? बेल्जियम का दोस्तों भाषाई समूह कौन नहीं है? याद रखिए, स्पेनिश जो है वो बेल्जियम का भाषाई समूह नहीं है, याद कर लीजिए, स्पेनिश बेल्जियम का भाषाई समूह नहीं है। 33 नंबर, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? दोस्तों वहां पर सिंहली को राजभाषा घोषित किया गया स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद। कमेंट में जरूर लिखना कि कब घोषित किया गया, सिंहली को कब राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, और इसे आगे क्वेश्चन में इसका जवाब इसका भी देने वाला हूं। 33 का घ नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आगे देखिए, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो 1948। यहाँ दोस्तों भारत के 1 साल बाद 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था, यानी 34 का घ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? तो देखिए डायरेक्ट आंसर सुनिए, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, संघवाद की विशेषता नहीं है। संघवाद की विशेषता क्या नहीं है दोस्तों? यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तर वाली होती है? बिल्कुल नहीं। अलग अलग सरकार स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है? बिल्कुल नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 35 का ग नंबर से उत्तर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, विभिन्न स्तरों की सरकारों को अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं, तो 35 का ग बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? तो दोस्तों अनुसूचित भाषा में कौन शामिल नहीं है? 36 का दोस्तों यहाँ अरबी बिल्कुल सही हो जाएगा, अरबी यहाँ पर अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है। 37 नंबर देखिए, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? राज्य सरकार राज्य सूची, केंद्र सरकार संघीय सूची, केंद्र सरकार समवर्ती सूची की स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार। देखिए यहाँ पर बिल्कुल कौन सा सुमेलित नहीं है? राज्य सरकार में तो राज्य सूची आती ही है, तो सुमेलित है। केंद्र सरकार में संघीय सूची आती है, ये भी सुमेलित है। केंद्र और राज्य सरकार में समवर्ती सूची आता है, ये भी सही है। ये जो है बिल्कुल सही नहीं है, मतलब ये ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, घ नंबर। 38 नंबर देखिए, भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? तो दोस्तों उसका सत्य है यही चीज कि वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया है, और ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ख नंबर 38 का। 39 देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों 39 में क्या बोल रहा है, कौन सुमेलित नहीं है? तो याद रखिए सभी सुमेलित है। घ नंबर देखिए, दबाव समूह सीधे राजनीति में भाग लेते हैं। दबाव समूह दोस्तों राजनीति में भाग नहीं लेते हैं, तो ये यहाँ पर सही नहीं है, सुमेलित नहीं है।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका 39 का घ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर देखिए क्या है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन है, खाद्य विक्रेताओं का संघ, दबाव समूह, तृणमूल कांग्रेस, राजनीतिक दल के श्रीलंका, संघात्मक शासन प्रणाली। तो 40 नंबर अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों। इसका जो ख नंबर है, खाद्य विक्रेताओं का संघ, ये दबाव समूह नहीं होते हैं, तो ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाकी सभी गलत। अगला सवाल है कि 1789 मतलब 1789 की फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो दोस्तों यहाँ पर लुई 16वां का शासन था, यानी कि 41 का दोस्तों ग नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये वाला देखिए लुई 16वां ये है, ठीक है। ऑप्शन इधर उधर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? 42 नंबर देखिए, द स्पिरिट ऑफ लॉ के नामक लॉ जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे? तो याद रख लीजिए उसके लेखक दोस्तों मॉन्टेस्क्यू, यानी कि ख नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 43 देखिए, यह कथन किसका है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? कौन? मेटरनिक। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, मेटरनिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। कमेंट में जरूर बोलिएगा पूरा वीडियो देखने के बाद कि आपको कितना का जवाब आया, कितना का नहीं आया, और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ दोस्तों? याद रख लीजिए, जर्मनी का एकीकरण हुआ था कब? तो 44 का दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। नेक्स्ट, फ्रेडरिक सरियू कौन था? फ्रांसीसी चित्रकार, ऑस्ट्रिया के इतिहासकार। ऑप्शन में इधर उधर है, कोई दिक्कत नहीं। फ्रेडरिक सरियू कौन था याद कर लीजिए, फ्रांसीसी चित्रकार था जो इटोपिया का जो इटोपिया नामक जो चित्र था कि हाँ वहाँ पर कोई भ्रष्टाचार कुछ नहीं होगा उस टाइप का यहाँ पर चित्र आंका था। तो फ्रेडरिक सरियू कौन था? फ्रांसीसी चित्रकार थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कब गए, कब आए, ठीक है, कब क्या किए, याद कर लीजिएगा। तो 46 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। कब गए थे? घ नंबर तो इसका हाँ 46 का घ नंबर 1893 ईस्वी में गांधी जी अफ्रीका गए थे, ठीक है, और 1915 में वहाँ से वापस लौट आए थे। तो 46 का घ नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? तो 47 का याद कर लीजिए, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना हुई थी, यानी कि 47 का क बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर देखिए क्या है, यहाँ बोल रहा है, एक मिनट कहाँ गया भाई साहब, 48, हाँ, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो सभी को पता है, बहुत बार मैंने आप लोग याद दिला दिया। ये 1919 में 13 अप्रैल 1919 में दोस्तों यहाँ पर जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और उससे पहले यहाँ पर रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में, ठीक है। अगला सवाल, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। तो ये आनंद मठ से लिया गया, याद रखिए, आनंद मठ से वंदे मातरम नामक गीत जो लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बापू किन्हें कहा जाता है? हम सभी के प्यारे बापू महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। और अगला सवाल है, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भी दोस्तों 2 ही प्रकार के होते हैं, चाहे उत्पत्ति के आधार पर बोले चाहे समाप्यता के आधार पर बोले, दोनों का 2-2 होता है। और कमेंट सेक्शन में ये छाप दीजिए कि दोनों का 2-2 क्या क्या होता है, नाम लिख दीजिएगा। निम्न में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? दोस्तों जहाँ ढलान होता है, जहाँ पहाड़ होता है, वहाँ पर सीढ़ीदार खेती की जाती है, तो इसका सही उत्तर उत्तराखंड हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो दोस्तों पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, यानी कि ग नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े। 54 नंबर, किस मृदा को रेगर या सौत जुताई वाली मृदा कहते हैं? दोस्तों बताएं आप लोगों को पहले भी। जी हाँ, बिल्कुल सही, काली मृदा को कहते हैं। दोस्तों सोशल साइंस में इतना कुछ आप लोग करवा चुके हैं, अगर उतना करके चल जाता तो 90 प्लस कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा। बस आप लोग जितना पढ़ाएं उतना पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, समझना बेहद जरूरी है। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? 55 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर है वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, ये सीधी भागीदारी नहीं करता है। घ नंबर बिल्कुल 55 का सही हो जाएगा। आगे 56 नंबर क्या है, भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है, विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है? तो दोस्तों 8% प्रजातियां भारत में 8% उपजातियां भारत में पाई जाती है। तो 56 का 8 यानी कि क बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े। 57 नंबर, तो 57 में क्या बोल रहा है कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब लागू किया गया? भाई साहब फेमस सवाल है, याद कर लीजिएगा, 1972, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ था? 1973। और वन्य जीव आरक्षण अधिनियम कब हुआ था? 1972। तो 57 का ग नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ग सही हो गया इसका। और क्या बोल रहा है 58 नंबर, भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। तो ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
और आगे बढ़ते हैं, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो जहां आप स्थित है बिल्कुल झारखंड में ही दोस्तों डीवीसी स्थित है। 60 नंबर, सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? तो दोस्तों 60 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो देखिए क्या है, सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? तो इसमें दोस्तों गुजरात जो है वो प्रभावित होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर गुजरात हो जाएगा। औसत आय प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है? औसत आय यानी कि प्रति व्यक्ति आय की गणना आपको पता होगा ना चाहिए। देश की कुल आय को जब देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो औसत आय निकलकर सामने आ जाता है। तो ये इसका क नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा 61 का। 62 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है? प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास सूचकांक, सकल घरेलू उत्पाद की जनसंख्या। तो 62 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व विकास बैंक प्रति व्यक्ति आय को मापदंड के तौर पर प्रयोग करता है। 62 का क बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और 63 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। 63 नंबर देखिए नवीकरणीय साधन का उदाहरण क्या है? तो ये भूमिगत जल हो जाएगा नवीकरणीय साधन का उदाहरण। आप लोग को पता है कोयला, पेट्रोल और जो उपरोक्त सभी तो होगा नहीं, कोयला और पेट्रोल ये दोस्तों अनवीकरणीय, ये भंडार सीमित है। ठीक, अगला सवाल 64 नंबर क्या बोल रहा है, लोगों के विकास के लक्ष्य होते हैं। तो दोस्तों ये परस्पर विरोधी भिन्न होते हैं, यानी कि 64 का ख नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर देखिए बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन, आप लोग पढ़ लीजिएगा आराम से। 65 नंबर क्वेश्चन, और इसमें आप लोगों को जब समझा मॉडल पर पढ़ाया तब बताई था। तो 65 का क्वेश्चन आप लोग आंसर देख लीजिए क्या होगा इसका, बिस्कुट हो जाएगा। ठीक है, अंतिम रूप में बिस्कुट का ही मूल्य जोड़ा जाता है। जो अभी एग्जाम्पल दिया कुछ देर पहले, आटा से बिस्कुट बनाया था, वही वाला चीज़ है। विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्र का भाग है? विनिर्माण यानी कि ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो 66 का ग नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 66 का ग, विनिर्माण जो है वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 67 नंबर क्या बोल रहा है, अनिता एक साड़ी दुकान में काम करती है जहाँ वैयक्तिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है। जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है जहाँ उसे वर्ष में कुछ दिन सवैतनिक मतलब वेतन के साथ छुट्टी भी मिलता है। भाई साहब, इन दोनों में से किसका कार्य संगठित है? दोस्तों जो सरकारी क्षेत्र में कार्य करता है वही संगठित होता है, यानी कि सरकारी अस्पताल में नर्स कौन है? सीता। तो सीता संगठित है, बाकी अनिता क्या है? असंगठित है। तो 67 का क नंबर परम सत्य उत्तर, मारिए खटाक से उत्तर। और 68 नंबर चलिए बढ़ते हैं, अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य होता है। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती जो भी बीच में आता है उसका मूल्य पहले से ही शामिल किया था। जैसे मैंने कहा कि बिस्कुट बना रहा है तो आपको गेहूं का दाम, तेल का दाम, चीनी का दाम सब कुछ जोड़ा हुआ रहता है। समझ रहे हो कि नहीं? 59 नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो ये अस्तित्व में आया था दोस्तों 2005 में, यानी कि 2005 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो भंडारण को दोस्तों तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो 70 का यहाँ पर ऑप्शन सी ग नंबर हट गया, तो ग को याद कर लीजिए। 70 का जो है वो ग सही हो जाएगा। 71 में पढ़े आगे तो क्या होगा, 71 में संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन असत्य है? ठीक है, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना, विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा, अदालत और संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार न होना। तो 71 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर के सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार न होना। ये बिल्कुल सही हो जाए। 71 का घ इज द राइट आंसर। 72 नंबर क्या बोल रहा है, बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? दोस्तों बेल्जियम में कितने % लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं? तो ये हो जाए 40% लोग दोस्तों और फ्रेंच भाषा बोलने वाले भी हैं। 73 नंबर, श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया? श्रीलंका में तमिल को दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1956 ईस्वी में श्रीलंका में तमिल को राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है, पहले मैं सवाल पूछा था, अब आंसर आप लोगों को दे दिया। संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों याद रखिए 22 लैंग्वेजेस यानी कि 22 भाषाओं को संविधान में यहाँ पर ये देख लीजिए अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। तो 74 का घ नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े 75 नंबर, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों भारतीय संघ जो है राष्ट्रपति है, राज्य का उपराष्ट्रपति, नगर निगम का मेयर और ग्राम पंचायत सरपंच, ग्राम पंचायत का सरपंच और मुखिया होता है। तो 75 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ख, राज्य का उपराष्ट्रपति। ये बिल्कुल नहीं सही होता है। ठीक है, राज्य का यहाँ पर मुख्यमंत्री होता तो बात चलता। क्या 7 पार्टी अलायंस सप्तदलीय गठबंधन का गठन किस देश में किया गया? दोस्तों नेपाल में। ये पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है, तो नेपाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं 77 नंबर, बोलीविया किस महादेश में अवस्थित है? तो बोलीविया दोस्तों लातिनी अमेरिका में अवस्थित है। 77 का ख सही उत्तर हो जाएगा। 78 नंबर, बोलीविया में जल युद्ध आंदोलन
का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? ये किया था फेडेक्योर ने। आप लोग पता होना चाहिए कि वहाँ बहुराष्ट्र कंपनी को जल का अधिकार दे दिया था, जिससे जल के मूल्य में काफ़ी वृद्धि हो गई थी, जिसका विरोध किया था वहाँ के लोगों ने। और इसका जो आंदोलन था, नेतृत्व किसने किया था? फेडेक्योर ने किया था। 78 का क नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 79 देखते हैं 79 कि इनमें से कौन सा कथन असत्य नहीं भाई साहब, असत्य होगा, ठीक है। कौन सा कथन असत्य है? चलो देख लेते हैं। 79 का आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका सही उत्तर दोस्तों होगा दबाव समूह राजनीतिक दल समान प्रकृति। दबाव समूह राजनीतिक दल कभी भी समान प्रकृति के नहीं होते हैं। राजनीतिक दल का मेन उद्देश्य होता है सत्ता पाना, बट दबाव समूह का उद्देश्य वो नहीं होता है, तो उनका प्रकृति भैया समान नहीं है। नेपाल SPA यानी कि 7 पार्टी अलायंस ने किसे अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा वीरेंद्र जी को, यानी कि वीरेंद्र जी को मार दीजिए टिक और आगे बढ़ जाइए। 81 नंबर फ्रांस की क्रांति कब हुई दोस्तों? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी दोस्तों? एक दो क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर रिपीटेड हो सकता है, क्योंकि मॉडल पेपर में आप लोग रिपीटेड क्वेश्चंस पहले से थे। तो फ्रांस की क्रांति दोस्तों हुई थी 14 जुलाई 1789। यहाँ पर डेट भी दिया गया था 1789, याद कर लीजिएगा। और डेट क्या है? 14 जुलाई को हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है दोस्तों? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा जाता है, यानी कि ख नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 83 नंबर बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना दोस्तों? एक क्वेश्चन में यहाँ पर मैं आप लोग कमेंट सेक्शन में उत्तर देने को देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमें हर एक जगह पर आंसर अलग मिल रहा है। यहाँ पर गूगल में अलग आंसर, NCERT में अलग आंसर, तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताना। मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में इसका कन्फर्म आंसर आप लोग को बता दूंगा। तो 83 का सभी लोग कमेंट करके बोलोगे क्या होगा? बिस्मार्क जो है जर्मनी का चांसलर कब बना है, कब बना था? अगला सवाल, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है? इसका कथन दोस्तों है, ये है रूसो जी का, ठीक है। रूसो भाई साहब का कथन है कि पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन है रूसो, यानी 84 का ग नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 85 नंबर विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की दोस्तों? विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? याद रख लीजिए, ये जो किया था वो दिदरो ने किया था, तो ऑप्शन ग नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, दिदरो। नेक्स्ट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक, क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोल रहा है? तो भैया इसका उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है वो लिखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कथन किसका है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये कथन दोस्तों है सुभाष चंद्र बोस जी के, ठीक है, जो महान नेता हुए थे सुभाष चंद्र बोस जी। ग नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 87 नंबर का 88 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था 1905 ईस्वी को। बहुत महत्वपूर्ण, याद कर लीजिएगा, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजित हुआ था बिहार से अलग होकर। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिद्धू और कानू, बिल्कुल सिद्धू और कानू। घ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 89 का घ सही उत्तर हो जाएगा। नाउ 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्या बोल रहा है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? दोस्तों खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली जी थे। समझ गए मेरी बात? चलिए 91 क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। 91 नंबर बोल रहा है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जा सकती है और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभावित व सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा संसाधन ही बोलते हैं, उसको याद रखिएगा, ठीक है ना। 92 नंबर, भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं है? भूमि निम्नीकरण में दोस्तों खनन, मधुपालन। तो यहाँ पर मधुमक्खी पालने से दोस्तों भूमि निम्नीकरण थोड़े होगा। अब मधुमक्खी आप पाल रहे हो तो भूमि निम्नीकरण, भूमि में क्षति क्यों होगा भाई साहब? कौन पागल कुत्ता काटा? तो 92 का ग नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 93 नंबर, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है? भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग यहाँ पर मैदानों के रूप में पाया जाता है? तो 93 का दोस्तों यहाँ पर 43%, याद कर लीजिएगा, 43% इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? 94 नंबर, लौह अयस्क दोस्तों एक अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि 94 का घ नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है क्या नहीं। 95 नंबर सवाल देखिए, गुलाबी सिर वाली बतख किन जातियों में शामिल है? दोस्तों ये लुप्त जातियों में शामिल है गुलाबी सिर वाली बतख, तो ये लुप्त जाति है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन से? ऑप्शन में थोड़ा इधर उधर हुआ है। जैव विविधता को कम करने, वन्य जीव के आवास का विनाश, वन्य जीव को मारना या शिकार करना, कि पर्यावरणीय प्रदूषण का दावानल एवं दवानल। तो ये सभी है दोस्तों, इसलिए उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 96 का जो है उपरोक्त सभी, यानी कि घ नंबर सही उत्तर हो जाएगा।
चिपको आंदोलन किससे संबंधित है भैया? चिपको आंदोलन मतलब चिपक जाना, पेड़ों से चिपक जाना, उसको कटाई से रोकना, तो इसका वनों की कटाई से रोकने से संबंधित है चिपको आंदोलन। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर कि जल की कमी के क्या कारण हो सकते हैं? अत्यधिक शोषण, अत्यधिक प्रयोग, समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण। तो यही दोस्तों सही कारण है, तीनों सही कारण है 98 नंबर का, इसलिए घ नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 99 में टांका क्या होता है? तो दोस्तों पीने के पानी को जो राजस्थान में रखा जाता है संग्रहित करके भूमिगत टैंक में, उसे ही टांका कहा जाता है। पहले भी मैंने ये वीडियो आप लोगों को बता दिया था क्वेश्चन। अब 100 नंबर चलते हैं। पूरा सेंचुरी मारने वाले हम लोग कि सन 2025 तक कितने लोगों के जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है? दोस्तों 20 करोड़ लोग जल की कमी से प्रभावित होंगे। ठीक है, समझ रहे हो? 2025 तक 20 करोड़ लोगों को ठीक से पीने का भी जल नहीं मिलेगा, तो इसका सही उत्तर 20 करोड़ हो जाएगा। अब हम लोग दोस्तों 101 नंबर सवाल देखेंगे क्या है। 101 नंबर 100 सवाल हम लोग पूरा हो चुका है। इसी बात पर अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दो, क्योंकि इससे बाहर सवाल आने की बहुत ही कम संभावना है। जो 300 सवाल है इसी के अंदर से आप लोग का मैक्सिमम सवाल, लगभग 90% सवाल इसी में से आ जाएंगे। हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं? कैसे करें? किसी व्यक्ति की कुल आय से किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर कि सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य से देश की कुल निर्यात से। बोला क्या हम किस देश की प्रति व्यक्ति आय हम लोग को पता है कैसे निकालते हैं? देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर, यानी कि 101 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ख नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 102 नंबर देखते हैं क्या नंबर, क्या क्वेश्चन है। वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक होती है, तो वह देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत होगा? ये दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा विकसित देशों की श्रेणी में वो देश आ जाएगा। ठीक है, जो $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक आय हो प्रति व्यक्ति, तो एक विकसित देश की श्रेणी में आ जाते हैं। तो 102 का ख नंबर सही हो जाएगा। 103 देखिए, सतत विकास का उद्देश्य क्या है? सतत विकास का उद्देश्य दोस्तों है विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए। मतलब सतत होना चाहिए, कंटिन्यूसली विकास होना चाहिए, अभी भी वर्तमान में भी विकास हो और आने वाली पीढ़ी के लिए भी, दोनों के लिए विकास होना चाहिए। 104 नंबर सवाल क्या बोला है कि निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो भैया जानते हैं केरल जो है सबसे शिक्षित राज्य है, यानी कि 104 का ग बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। केरल सबसे अधिक शिक्षित राज्य है, सबसे ज्यादा साक्षरता दर केरल में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, यदि एक देश की व्यक्ति का आय 500 है तो जनसंख्या 5000 है, तो उस देश की कुल आय निम्न में से क्या होगी? तो कुल आय के लिए दोस्तों आपको पता होगा, प्रति व्यक्ति आय को जनसंख्या से गुना कर दीजिएगा, कुल आय निकल जाएगा। तो 5000 को 500 से गुना कर दीजिएगा, 25 के बाद 5 जीरो, यानी कि 105 का क नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 106 नंबर क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन से क्रियाकलाप द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक क्षेत्र विनिर्माण उद्योग होता है किसी क्षेत्र में वस्तु के स्थान पर सेवाओं का उत्पादन, ये तो तृतीयक क्षेत्र हो गया। प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है, वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन के दोहन द्वारा उत्पादित किया जाता है कि इसके अंतर्गत कृषि, वन तथा डेयरी आते हैं। तो 106 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है, यानी कि जो प्राकृतिक उत्पाद प्राप्त होते हैं उसको फैक्ट्री में के द्वारा जो बदला जाता है विनिर्माण उद्योग, वही आता है द्वितीयक क्षेत्रक। तो 106 का ख सही उत्तर हो जाएगा। 107 देखिए, प्रचंड बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति से है जहां लोग बेरोजगार हैं। प्रचंड किस स्थिति से बेरोजगार है? उससे नियोजित है लेकिन कम वेतन अर्जित करते हैं, नियोजित है लेकिन कम उत्पादकता, शून्य है, या फिर वर्ष के कुछ महीनों में बेरोजगार हैं। तो 107 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा नियोजित तो है लेकिन उसकी उत्पादकता शून्य है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, परिचय बेरोजगारी, मान लीजिए कोई लड़का है जो काम कर रहा है अपने खेत में, लेकिन वहाँ मान लीजिए 5 आदमी पहले से काम कर रहा है, उसके लगने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितना फसल उत्पादन होना था उतना ही होगा, तो वो तो इसको शून्य उत्पादकता हो गया ना। तो ये प्रचंड बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। और अगला सवाल 108 नंबर की, 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत क्या कहलाता है? मतलब 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चे कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों हो जाएगा निवल उपस्थिति अनुपात। 108 का जो क नंबर है बिल्कुल सही हो जाएगा। संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुने। संगठित क्षेत्र का मतलब क्या? यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित है, ये सरकार के नियंत्रण से बाहर या कम वेतन प्रदान करता है। इस क्षेत्र में नौकरी नियमित नहीं है दोस्तों। ये जो आप लोग संगठित क्षेत्र जानते हैं ये सरकारी क्षेत्र आता है, यानी कि यह उन नियमों को शामिल करता है जो रोजगार की शर्तें नियमित करता है। मतलब 8 घंटा काम करना है, आपको उसमें 100 वेतन छुट्टी भी दिया जाता है, मतलब वेतन अगर छुट्टी मिलता है तो वेतन उसमें कटता नहीं है।
110 नंबर सवाल, कौन से क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है? तो दोस्तों तृतीयक क्षेत्रक यानी कि गौ नंबर 2 जो है उसको सेवा क्षेत्रक भी बोला जाता है। तो यहाँ पर गौ नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्रक। अगला सवाल देखिए 111 नंबर, सत्ता की साझेदारी की 36 वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है? तो दोस्तों 36 वितरण में होता है क्या? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, यानी कि 111 का जो सही उत्तर हो जाएगा गौ नंबर हो जाएगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। याद रखिए सत्ता की 36 वितरण के अंतर्गत बोले तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। वहीं अगर ऊर्ध्वाधर वितरण पूछ ले तो याद रखिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार होता है ऊर्ध्वाधर वितरण में। 112 नंबर सवाल, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों यूरोपीय संघ का मुख्यालय आपको पता होना चाहिए, ब्रुसेल्स में अवस्थित है, यानी कि कौन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और 113 नंबर, सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों सामुदायिक सरकार जो है वो किससे संबंधित है? 113 का ख नंबर जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सामुदायिक सरकार बेल्जियम से संबंधित है, यानी कि 113 का ख सही उत्तर हो जाएगा। 114 नंबर, बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 59%। बेल्जियम में दोस्तों 59% लोग यहाँ पर डच भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण से निम्न में कौन संबंधित है? ऊर्ध्वाधर वितरण अभी मैंने कहा कि क्या होता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो 115 का ख बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 116 नंबर देखिए, इनमें से कौन संघ सूची का विषय है? संघ सूची मतलब क्या? जो केंद्र के अधीन आता है। एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची, एक होता है समवर्ती सूची। संघ यानी कि जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। तो सूची का विषय क्या है यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जो प्रतीक्षा, विदेशी मामले और बैंकिंग है, यानी कि 116 का ख नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और 17 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, 117 नंबर, हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत है 40%, यानी कि 117 का घ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 118 नंबर देखिए, भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है? दोस्तों भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की जो है संथाली भाषा पता होना चाहिए, झारखंड की भाषा है। तो ये भारत के अनुसूचित भाषाओं में शामिल है संथाली भाषा। 118 का घ सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर देखिए, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? दोस्तों आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा, पहले था 33%, यानी कि 30% लगभग होता, 33%, एक तिहाई था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके आधा कर दिया गया। दोस्तों जो किताब है उसमें पहले तो था 33%, लेकिन अब उसको बढ़ा करके आधा कर दिया गया, यानी कि 50% कर दिया गया। तो इसका जो सही उत्तर होगा, याद कर लीजिए, पंचायत महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है? 50% आरक्षण है, लेकिन पहले कितना था? पहले 33% था। समझ गए? 120 नंबर, भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया कब? 1992 में उठाया गया। इससे संबंधित पहले और एक सवाल हम आप लोग को बताएं, उसमें भी ये चीज था। तो 20 का क बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और 121 नंबर, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी केंद्र प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, तो भाई साहब निरंकुशवाद होता है। जिस पर कोई अंकुश नहीं वो होता है निरंकुशवाद। अगला सवाल देखते हैं, 122 हो गया। 123 नंबर सवाल देखिए क्या, सॉरी 121 हो गया। 122 नंबर सवाल क्या बोल रहा है देख लीजिए। 122 बोल रहा है, मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? दोस्तों मतदान के अधिकार को मताधिकार कहा जाता है, यानी कि इसका ख बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़े, 123 नंबर, वास्तिल किले का पतन कब हुआ? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों, 1789। 123 नंबर सवाल जो है गौ नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1789। अगला सवाल है कि 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? तो दोस्तों वियना सम्मेलन की मेजबानी किया था यहाँ पर मेटरनिक ने। याद कर लीजिए 124 का जो है घ नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ये भी पूछ सकता है कि वियना सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, तो याद रखना 1815 में। ये सवाल भी पूछा गया सवाल है। 125 नंबर, लिखे क्या है? यहाँ पर लिखे नहीं है दोस्तों, लिब्रे होता, ठीक है, लिब्रे। यहाँ पर क्या होता? लिब्रे। ओके, लिब्रे क्या है? तो दोस्तों लिब्रे है फ्रांसीसी मुद्रा। 125 का क बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। 126 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता दोस्तों हुआ था 5 मार्च 1931 को, ठीक है, 5 मार्च 1931 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 127 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? दोस्तों ये किया था सुभाष चंद्र बोस जी। जी हाँ दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। तो 127 का जो है क नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब 128 नंबर देखिए, गीतांजलि किसकी रचना? बहुत फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। गीतांजलि किसकी रचना है? तो 128 का सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर की। जी हाँ दोस्तों, गीतांजलि किसकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर जी की। याद कर लीजिए, क्वेश्चन छपने वाला है या छप चुका होगा। 129 नंबर, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की? दोस्तों याद कर लीजिए, 129 का सही उत्तर हो जाएगा घ, यानी कि
भगत सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? अगला सवाल देखिए क्या है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो याद रखिए भारतीय संविधान जो बना था वो कब बना था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान बना था। तो 130 का ख नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। और लागू कब हुआ था ये आप लोग कमेंट करके बोलना कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। अगला सवाल देखिए क्या है, आपके घर में एक दूध देने वाली गाय है, आप इसे किस तरह का संसाधन मानते हैं? दोस्तों गाय जो है वो जीवित प्राणी है, तो ये जैव संसाधन हो जाएगा। समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर, जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे आप लोग सभी जानते हैं, उसे कृषि योग्य भूमि बोला जाता है। समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर, बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार है? तो आप लोग पता होना चाहिए जलोढ़ मृदा के दो भाग होता है, दो प्रकार होता है, बांगर और खादर। ठीक है, नई मिट्टी को खादर बोलता है, पुरानी मिट्टी को बांगर बोला जाता है। तो 133 का सही उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ग नंबर इसका परम सत्य उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर, संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुई? संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुई? तो ये दोस्तों हो जाएगा ओडिशा इसका सही उत्तर, यानी कि ग नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 135 नंबर, वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है? वन विभाग के अनुसार दोस्तों कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन क्षेत्र का है? तो ये दोस्तों है रक्षित वन। ख नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 136 देखिए क्या बोल रहा है, भारत के 5% धनी लोग कितने प्रतिशत गरीब लोगों के बराबर संसाधन उपयोग करते हैं? मतलब 5% धनी लोग ही दोस्तों कितने प्रतिशत गरीब लोगों के बराबर संसाधन उत्पन्न कर लेते हैं, उपभोग कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं? तो ये दोस्तों हो जाएगा 25%। मतलब 25% गरीब जनता जितना खाना खाती है, जितना संसाधन उपभोग करते हैं, उतना 5% धनी लोग कर लेते हैं। समझ रहे हो? तो चलिए, बड़ा आदमी बड़ा बात है। 137 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है? तो 137 का दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी नहर से 12मासी जल सुविधा जब मिल रही है तो भाई साहब क्यों कोई जल संग्रहण करने जाएगा? ठीक है, बैठे बैठाए आप लोगों को पानी मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 138, सिंचाई ने कई क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित कर दिया? फसल प्रतिरूप, वन प्रतिरूप, मछली पालन के इनमें से कोई नहीं। तो 138 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा फसल प्रतिरूप। सिंचाई से फसल में एक क्रांति ला दिया है, तो फिर सिंचाई ने क्या किया है, किसे परिवर्तित कर दिया है? फसल प्रतिरूप को परिवर्तित कर दिया है। 139 नंबर देखिए, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसे होती है? ये चीज समझ में नहीं आता है, बताइए कैसे होगा? तो 139 का दोस्तों याद कर लीजिए। देखिए क्या होता है कि औद्योगिक कचरे और जो रसायन निकलता है वो जल में मिल जाता है। औद्योगिक कचरे मतलब फैक्ट्री से जो कचरा निकलता है, रसायन मिलता है, वो जल में मिल जाता है, तो जल दूषित हो जाता है। तो जल तो है बट वो दूषित जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर, नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता है? तो नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता है? तो ये दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ये सभी तो ठीक ठाक है, लेकिन भाई साहब कौन पागल कुत्ता काटा कि सूर्य ग्रहण हो जाएगा? नदी पर बांध बनाने से कभी सूर्य ग्रहण होता है क्या? तो ये सही उत्तर हो जाएगा घ नंबर। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि यूएनडीपी के अनुसार किस देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 140 का सही उत्तर देख लीजिए, इसका हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, लोगों की शिक्षा स्तर और लोगों का स्वास्थ्य स्तर, सभी के आधार पर यूएनडीपी के अनुसार किस देश का विकास मापने का आधार दोस्तों ये सभी है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार 4 ऑप्शन है इसके सामने, वह देश जिसकी जनसंख्या प्रति व्यक्ति, तो मैंने बताया आप लोग को कि जो जिसकी प्रति व्यक्ति आय $12,056 है वो तो समृद्ध देश है ही, और जिसकी प्रति व्यक्ति आय $995 या उससे कम है वो निम्न आय वाले देश है। ठीक है, तो 142 का जो क और ख दोनों सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग 143 नंबर, प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है? आप लोग जानते हैं प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी बोला जाता है। जो देश की कुल आय है, कुल जनसंख्या से भाग देकर जो निकाला जाता है वही होता है प्रति व्यक्ति आय, यानी कि 143 का क नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा औसत आय। अब अगला सवाल है कि इनमें कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? भावी पीढ़ी के कल्याण को कौन परिभाषित करता है? एक मिनट, हाँ 144 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा धारणीय विकास। जी हाँ दोस्तों, धारणीय विकास जो है वो भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो सेवा क्षेत्र मतलब क्या? जो सेवाएं प्रदान करता है, मतलब परिवहन हो गया, संचार हो गया, बैंकिंग, ये सभी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसका ग नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 145 का ग। 146 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि
जीडीपी का विस्तारित रूप निम्न में से कौन सा है? जीडीपी का विस्तारित यानी कि इसका फुल फॉर्म बोले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में बोला जाता है सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि 146 का ख नंबर जो दिख रहा है वो परम सत्य उत्तर हो जाएगा। और 147 नंबर चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहा है। नरेगा 2005 यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या कितनी दिनों की रोजगार देती है? तो भाई साहब यहाँ पर 100 दिनों का रोजगार मिलेगा। काम करना है क्या मनरेगा में? बिल्कुल नहीं। पढ़ो यार, अच्छा करो कि एक अच्छा मतलब सच में एक बड़ा आदमी बनकर नरेगा में आप ऑफिसर बनकर जाओ। 148 नंबर क्या है? सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है? सवेतन छुट्टी का प्रावधान दोस्तों बता चुका हूं इससे पहले ही, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि सरकारी क्षेत्र होते हैं। और असंगठित मतलब इसमें बहुत शोषण होता है मजदूरों का। अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है जब लोग क्या, अल्प बेरोजगारी मतलब क्या, जब अपनी कार्य की क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं, या फिर जो चार ऑप्शन देखिए उनमें से क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर दोस्तों याद रख लीजिए, जो मैंने कहा कि अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं तो ये होता है अल्प बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। ठीक। उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक की चतुर्थ? तो दोस्तों उत्पादन और उपभोक्ता के बीच जो तृतीयक क्षेत्रक है यानी कि सेवा क्षेत्रक, वही संबंध स्थापित करता है उत्पादन और उपभोक्ता के बीच में। नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी की निम्न में से किस रूप से है? नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के निम्न में से किस रूप से है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा सत्ता का क्षैतिज वितरण, यानी कि क नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 152 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि 7 आकर संघ बनाने का उदाहरण निम्न में से कौन देश है? 7 आकर संघ बनाने का उदाहरण दोस्तों ग नंबर है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। दोस्तों बता दूं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो पढ़े नहीं है कुछ भी, तो उनको सिर्फ ये वीडियो शेयर कर दीजिए और उनको बताइए कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब तक आप लोग को सारा क्वेश्चन आंसर याद नहीं होता तब तक इस वीडियो को देखते रहो। भैया 1 घंटे का आसपास का वीडियो है, आप लोग अगर 3 घंटा देख भी लोगे 3 बार, क्या दिक्कत होगा? आपका 40 से 50 नंबर तो पक्का इसी से फिक्स हो जाएगा, समझ रहे हो? ज्यादा भी हो सकता है, तो बस पढ़ लो यार, मौका है, वरना बाकी सब तो धोखा है। अगला सवाल देखिए क्या 153 नंबर, भारत में विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका गठन होता है? तो 153 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा पंचायत समिति। विकेंद्रीकरण मतलब क्या? ग्राम पंचायत जो उससे टूटता है ग्राम पंचायत समिति बनता है। भारत में विकेंद्रीकरण के तहत मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, फिर स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में कौन आते हैं? ग्राम पंचायत आते हैं। तो 153 का जो है पंचायत समिति, इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसका गठन होता है? पंचायत समिति का गठन होता है। 153 का घ नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 154 नंबर क्या बोल रहा है? सत्ता का विकेंद्रीकरण में निम्न में कौन शामिल है? सत्ता का विकेंद्रीकरण में दोस्तों केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार शामिल है, यानी कि 154 का घ नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर देखिए, नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? नगर निगम के प्रधान को दोस्तों मेयर कहा जाता है, मैंने पहले भी बहुत बार बता चुका हूं। अब अगला सवाल देखिए, बोलीविया की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया था? तो ये दोस्तों बेच दिया था बहुराष्ट्रीय कंपनी को, और इसी को लेकर तो हंगामा हुआ था, इसी को लेकर तो विरोध हुआ था। ठीक है, इसको लेकर जिसके फेडेकोर ने दोस्तों नेतृत्व किया था जो आंदोलन का, वही है, समझ रहे हो? अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन असत्य है? क्या असत्य है भाई साहब? चलिए, इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन है, पढ़ लेना आप लोग। व्यवसाय समूह अक्सर पेशे बेस्ड लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं। 157 नंबर सवाल है। क्या है? दबाव समूह आंदोलन अपने लक्ष्य के लिए जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं। आंदोलन कभी राजनीतिक दल का रूप नहीं लेते हैं। व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं। अधिकांशतः दबाव समूह और आंदोलन का राजनीतिक दलों के प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। तो देखिए इसमें कौन असत्य है? तो 157 का जो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा वो ग नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल आप सभी के सामने स्क्रीन के सामने है। 158 नंबर देखिए क्या बोला है। 158 बोला है, भारत में केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत किस दशक से प्रारंभ हुई थी? तो बताइए किस दशक से प्रारंभ हुई थी? ये दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका 1990 के दशक से, समझ रहे हो? 158 का घ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 159 नंबर देखिए क्या बोला है, और ये तो 56 नंबर, 1 मिनट, हाँ 56 नंबर, चलिए ठीक है। हाँ 159 नंबर क्या बोला कि भारत में अवशिष्ट यानी बाकी बचे जो विषय होता है किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो दोस्तों ये आते हैं आप लोगों का 159 का सही उत्तर हो जाएगा जो समवर्ती सूची यानी जो आता है जो अवशिष्ट बच्चे मतलब जो उसका न संघ सूची ना राज्य सूची ना समवर्ती सूची किसी में भाग नहीं मिलता, वो आता है केंद्र सरकार के पास, यानी कि ग नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 160 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर कौन सा है? तो दोस्तों तीसरा स्तर हो जाएगा ग नंबर बिल्कुल स्थानीय सरकार। संघवाद का तीसरा स्तर क्या?
स्थानीय सरकार होगा। पहला स्तर केंद्र सरकार, दूसरा स्तर राज्य सरकार और तीसरा स्तर स्थानीय सरकार हो जाएगा, यानी कि जो पंचायत समिति होता है। 161 स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो दोस्तों ये है फ्रांस की क्रांति की देन है। फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी 1789, इसमें महत्वपूर्ण सवाल है, याद कर लीजिएगा। और बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना? ये दोस्तों मैं आप लोग कमेंट में सेक्शन में पहले ही बताने बोला हूँ कि इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा था आंसर में, ठीक है, हर जगह अलग अलग आंसर दिख रहा था, तो आप लोग कमेंट में जरूर बोलोगे इसका सही उत्तर क्या होगा। 163 देखिए क्या बोल रहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ, यह कथन किस दार्शनिक का है? तो दोस्तों ये है रूसो का, ठीक है, रूसो ने कहा था। यानी कि 163 का जो है गौ नंबर है वो ये देखिए, ये गौ है, ये खौ नहीं है, ऑप्शन इधर उधर हुआ है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों से जकड़ा हुआ, यह कथन है किसका? तो रूसो का। 163 हो गया। 164 देखिए क्या बोल रहा है कि किसके कल्पनादर्श में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है? तो दोस्तों ये किया गया फ्रेडरिक सरियू के कल्पना में, क्योंकि वो एक चित्रकार थे, अपने चित्र के सहारे एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां पर कोई भ्रष्टाचार हो, सब एक दूसरे से प्रेम करे। दोस्तों वो तभी होना पॉसिबल ही नहीं है। 165 नंबर देखिए क्या बोला, यंग इटली की स्थापना किसने की? तो दोस्तों यंग इटली की स्थापना आप लोगों सभी को पता है, जी हाँ बिल्कुल, मेस्सिनी बोलिए, मेजिनी बोलिए, जो बोलना है बोलिए, मेस्सिनी या मेजनी, ये सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का। 166 नंबर, असहयोग आंदोलन की समिति किस घटना से हुई? तो दोस्तों 166 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना? जी हाँ, याद तो होगा ही आपको, चोरी चौरा कांड। जी हाँ, मतलब चौरी चौरा नामक एक जगह था जहां पर एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, फिर असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा वापस ले लिया गया था। समझ रहे हो दोस्तों? वक्त का मैं एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, क्या पता एग्जाम में सवाल आ जाए तो फिर पछताने के सिवाय कुछ शेष नहीं बचेगा। तो वक्त है, पढ़ लो, जो जज्बा है आप में, जुनून भी आप में, तो क्यों पीछे हटते हो यार, आगे बढ़ो। देखिए क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी गौ नंबर यानी कि 1942 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, अगस्त 1942 में। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? 168 नंबर सवाल देखिए, तो इसका दोस्तों लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किया था, यानी ख नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोल रहा है, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि किसने चित्रित किया? स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि दोस्तों किसने चित्रित किया था? शुभजीत आचार्य, बंकिम चंद्र चटर्जी, अविंद्रनाथ टैगोर की रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। देखिए यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर दोनों अलग अलग है, तो मिक्स मत कर दीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा अविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। तो गौ नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए घ नंबर बोल रहे हैं, 170 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है। 170 नंबर सवाल में दोस्तों बोल रहा है खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? तो ये दोस्तों हो जाएगा गौ नंबर अब्दुल गफ्फर खान। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? नवीकरणीय कौन नहीं है, यानी कि अनवीकरणीय है। तो दोस्तों साफ साफ दिख रहा है, कोयला जो है वो सीमित संसाधन है, तो ये नवीकरणीय संसाधन नहीं है, ये अनवीकरणीय संसाधन है। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है? कितने किलोमीटर के बाद महासागरीय यहाँ पर अधिकार नहीं मिलता है? तो 172 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 200 किलोमीटर के बाद, यानी कि मान लीजिए आपका ये एरिया समाप्त होता है देश का, तो 200 किलोमीटर बाद उस महासागर से आपका अधिकार समाप्त हो जाएगा। तो 172 का गौ नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 173 नंबर देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अब 173 में क्या बोल रहा है कि भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पठारी भाग है? तो दोस्तों याद करिए 43, 27, 30 की 40, तो 173 का सही उत्तर हो जाएगा 27%, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मतलब 173 भारत के कुल क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर पठारी भाग है? तो 43% भाग है। मैदानी वाला तो पहले ही बता चुका हूं, अगले 43% था मैदानी वाला। मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है? मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है? तो दोस्तों हिम जो है वो नहीं कारण है, ठीक है, मृदा अपरदन हिम से नहीं होता है। भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है? 10, 20, 30, 40, तो 175 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 20% दोस्तों, 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। अगला सवाल 176 में सदाबहार वृक्ष चीड़ एक औषधीय वनस्पति है, यह किस राज्य में पाया जाता है? चीड़ जो वृक्ष है एक औषधीय वृक्ष है, ये कौन सा राज्य में पाया जाता है दोस्तों? तो ये पाया जाता है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में दोस्तों चीड़ का वृक्ष पाया जाता है। 177 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है, यह सभी की रक्षा करता है और यह स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। समझ रहे हो, पेड़ को जिसको हम लोग काटते हैं वही हम लोग को छाया प्रदान करता है।
ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन जो है वो गौतम बुद्ध जी का है, यानी कि गौतम बुद्ध। ख नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल 178 नंबर, विश्व में कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो कितना प्रतिशत भाग दोस्तों महासागरों में पाया जाता है? तो 96.5% भाग दोस्तों महासागरों में पाया जाता है कुल आयतन का, समझ रहे हो। और 179 नंबर, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? दोस्तों 96.5, ये बिल्कुल एनसीईआरटी में लिखा हुआ आंसर आप लोग पढ़ सकते हो। 179 नंबर, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? बहुउद्देशीय परियोजनाओं का लाभ है दोस्तों बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की भी सुविधा और जल विद्युत का भी उत्पादन, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है? तो ये दोस्तों पहले ही मैं बता चुका आप लोगों को, इंदिरा गांधी नहर से 12 जल सुविधा मिल रही है, तो इससे कमी हो रही है। यानी कि 180 का ख नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 181 देखिए, और सिर्फ गिन गिन के 20 सवाल बचे हुए हैं, चलें उनको भी देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 100 सवाल देखेंगे। किसी देश की राष्ट्रीय आय उसको कुल जनसंख्या से भाग देकर निम्न से क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग दोगे तो औसत आय मिलेगा, यानी कि प्रति व्यक्ति आय मिलेगा, यानी कि क नंबर सही हो जाएगा। 181 का क बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 182, एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? तो यही हो सकता है कि उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिले उतनी ही स्वतंत्रता उसे भी मिले, यही उसके लिए विकास का लक्ष्य हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिशु मृत्यु दर क्या है? तो दोस्तों किसी वर्ष पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले बच्चों का अनुपात, ये दोस्तों हो जाएगा, मतलब मर जाने वाले बच्चों का अनुपात ही ये होता है शिशु मृत्यु दर, यानी कि 183 का ख नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 184 क्या बोला है? निम्नलिखित में से ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन कौन से है? तो दोस्तों ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला है, पेट्रोलियम है, विद्युत, सभी मुख्य स्रोत ही हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 150 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीयक क्षेत्र में नहीं आती है? बैंकिंग दोस्तों जो है वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। मधुमक्खी पालन नहीं आती है, प्राथमिक क्षेत्र है। अध्यापन और किसी कॉल सेंटर में काम करना भी तृतीय क्षेत्र में, लेकिन ख नंबर जो है दोस्तों ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये इसलिए तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं होगा। 186 नंबर, मनरेगा का विस्तारित रूप चुने तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। 186 का ख नंबर परम सत्य उत्तर हो जाएगा। 187 देखिए, किसी वर्ष में उत्पादित कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। किसी वर्ष में उत्पादित के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। कौन सा मूल्य को? सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, यानी कि 187 का ख बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 187 का जो ये दिख रहा है सभी अंतिम वस्तु, मतलब फाइनली जितना मूल्य हो वो। सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? दोस्तों सलमा एक सरकारी नर्स है। ठीक है, तो देखिए नर्स तो ऐसे तो हो जाएगा आप लोग तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, लेकिन इसमें संगठित क्या संगठित होगा? तो ये संगठित होगा, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में कार्य करता है भाई साहब, संगठित हो जाएगा। भारत में किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? तो ये दोस्तों पाई जाती है कृषि क्षेत्र में, यानी कि ख नंबर सही उत्तर हो जाएगा। और अगला सवाल 190 नंबर देखिए, इस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं। कौन सा क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं दोस्तों? तो ये तृतीय क्षेत्र के श्रमिक नहीं करते हैं। 190 का ग बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 191 देखिए, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी का संबंध कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों याद रख लीजिएगा, जो है बेल्जियम में अलग सरकार है और एवं डच फ्रेंच भाषी समुदायों का असमान प्रतिनिधित्व, ये दोस्तों है असत्य है, ये सही नहीं लिखा गया है बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में। तो 191 का जो है सही उत्तर ग नंबर हो जाए, याद कर लीजिएगा ये चीज़। और 192 दोस्तों क्या बोल रहा है? संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है? संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश दोस्तों जो है वो कौन नहीं है? तो 192 का यहाँ देख सकते हैं, तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा श्रीलंका। 192 का ख नंबर। श्रीलंका दोस्तों संघात्मक शासन प्रणाली देश नहीं है, एकात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। अगला सवाल, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? अभी मैंने बताया श्रीलंका। जी हाँ दोस्तों, 193 का घ नंबर हो जाएगा। श्रीलंका जो है वो एकात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। और शिक्षा किस सूची में शामिल है? दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, शिक्षा जो है संघ सूची में भी आता है और राज्य सूची में भी आता है। तो 194 का जो है क्या हो जाएगा भाई साहब? 194 नंबर ध्यान से देखिए, ये जो है ग नंबर समवर्ती सूची, मतलब जो इसमें आप लोगों का राज्य सरकार भी बना सकते हैं और केंद्र सरकार भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें राज्य सरकार बनाते हैं, केंद्र सरकार बनाते हैं, वो संघ सूची आ जाता है। जिसमें राज्य सरकार बनाते हैं वो
राज्य सूची में आता है, लेकिन जो दोनों चीज बना सकता है, राज्य सरकार भी बना सकते हैं इस पर कानून और केंद्र सरकार भी बना सकते हैं, वो आता है समवर्ती सूची में। शिक्षा पर दोस्तों दोनों कानून बना सकता है, इसलिए 194 का ग नंबर सही उत्तर हो जाएगा। और 195 नंबर, भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की है? 3 स्तर की है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय यानी कि पंचायत सरकार जो होता है। ठीक है, 195 का त्रिस्तरीय हो जाएगा, 195 का ग हो जाएगा। 196 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि संघीय सरकार की एक विशेषता नहीं है। तो संघीय सरकार विशेषता नहीं है क्या? निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं, ये संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। तो 96 का जो है ग नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा कि निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का प्रयोग करते हैं, ये विशेषता नहीं है। अगला सवाल देखिए, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ देखिए, संघ सूची पुलिस, ये तो गलत है। राज्य सूची बैंकिंग नहीं, ये भी गलत है। समवर्ती सूची वन विभाग उत्तराधिकार की अवशिष्ट शक्ति केंद्र सरकार। जी हाँ दोस्तों, घ नंबर जो है वो आप लोगों का सुमेलित है, बाकी कोई भी सुमेलित नहीं है। ठीक है, सब गलत लिखा हुआ है। 197 का घ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। और 198 नंबर देख लीजिए क्या बोला है। 196 तो आप लोग का हो चुका है। ठीक है, संघीय सरकार की विशेषता नहीं है, तो हो जाएगा निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत उपयोग करते हैं, बाकी तो इसमें कोई होगा नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं। 198 नंबर, इनमें से कौन सा एक हित समूह का उदाहरण है? एक हित समूह का उदाहरण दोस्तों कौन है? तो याद रखिए, ये जो है आप लोग का बामसिप जो है वो एक हित समूह का यहाँ पर उदाहरण है। 199 नंबर, नेपाल में हुए जनसंघर्ष को निम्न में से क्या कहा गया? नेपाल में हुए जनसंघर्ष को दोस्तों क्या कहा गया? ये कहा गया लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा गया था नेपाल में हुए जनसंघर्ष आंदोलन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम सवाल, 200 सवालों का जो महातांडव है आज का, ये अंतिम सवाल है। क्या लोकतंत्र और जनसंघर्ष के संबंध में क्या असत्य है? तो दोस्तों हो जाएगा लोकतंत्र का जनसंघर्ष के माध्यम से विकास अवरुद्ध होता है, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, यानी कि असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का 200 सवालों का महातांडव समाप्त होता है। और इसमें से दोस्तों आप लोग बहुत सारे सवाल यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हम लोग का टोटल 300 सवाल का महातांडव है, 300 क्वेश्चंस का, जिसमें 200 आज हो चुका है और शाम को हम 100 अपलोड कर देंगे, तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा। उसका टॉप 100 क्वेश्चन आएगा, टॉप 40 क्वेश्चन आएगा। आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत से लाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर देख लीजिएगा। थोड़ा टाइम निकल कर देख लो, एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हर एक दोस्तों के पास, हर एक आपके जो क्लास 10th में पढ़ते हैं, ये वीडियो सभी को एक बार देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितने सारे विद्यार्थी देख रहे हैं, इसको देख लोगे तो भैया फेल तो आप करोगे ही नहीं, अच्छा मार्क्स ले आओगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बस सुन लीजिए कि हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी हो, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। बस पढ़िए, मेहनत कीजिए और अच्छा नंबर लाइए, क्योंकि अभी और वक्त ज़्यादा बचा हुआ नहीं है। कल का दिन है, परसों आप लोग का सोशल साइंस का एग्जाम है। आज भर और कल भर और परसों का हाफ डे तक जितना पढ़ना होगा पढ़ लेना, क्योंकि फिर और मौका नहीं मिलेगा। तो बस कि तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती से चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरी करके मैं दिखलाऊंगा। तो बस मेहनत कीजिए, अभी भी वक्त है, 2 दिन का समय बचा हुआ है, इसमें भी आप काफ़ी अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो। बस मेहनत कीजिए जुनून से, और जो इतना सारा बताऊं उस देख लीजिए, हर एक को शेयर कर दीजिए। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल, अभी के लिए इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।